हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT शॉर्ट्स। ठीक है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक, वो भी स्पेक्ट्रम का। इसमें हम लोगों ने मैसूर साम्राज्य के बारे में बात किया, मैसूर का कैसे उत्थान होता है, फिर पतन होता है, अंग्रेजों से कैसे उनकी लड़ाई होती है, संघर्ष होता है और क्या परिणाम होता है, वो सब हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पूरी कहानी एक वीडियो में है, पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखिए। ठीक है, अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। ठीक, वो भी हम लोग प्रोमिनेंटली बात करेंगे 1761 के बाद 1818 तक का जो राजनीतिक सिनेरियो होते हैं वहां पे। ठीक है, जो संघर्ष होता है आंग्ल मराठा संघर्ष, उसके बारे में बात करेंगे और पानीपत का थोड़ा सा हम लोग जिक्र करेंगे, जो तीसरा युद्ध होता है, और उससे पहले की थोड़ी सी राजनीति जानेंगे। ठीक, 1674 में बेसिकली फाउंडेशन होता है मराठा साम्राज्य का शिवाजी के नेतृत्व में। ठीक, छोटे से इलाके से ये उठते हैं और फिर धीरे धीरे जो है ये साम्राज्य स्थापित करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है, तो इसी भी बात करेंगे। बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है, थोड़ा सा भारी लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एकदम आराम से, और हम लोग इस रोमांचक सफर को पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मराठा साम्राज्य जो था, ठीक, वो था क्या। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी शक्ति कैसे बनी। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि एक छोटे से इलाके से ये उठते हैं और धीरे धीरे जो है बड़े बड़े शासकों को टक्कर देना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मुगल साम्राज्य को, दक्षिण में आप देखेंगे तो निजाम को। ठीक है, 1707 के बाद जो है पूरा ही राजनीतिक परिदृश्य जो है बदल जाता है, क्योंकि 1707 में होती है औरंगजेब की मृत्यु। ठीक, उसके बाद जो है पूरा का पूरा अब कंट्रोल जाने लगता है, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगता है, मुगलों से वो कंट्रोल जाने लगता है और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य का उत्थान होता है और धीरे धीरे वो जो है पूरे उत्तर भारत पे फैलने लगते हैं। ठीक है, खैर, तो दक्षिण भारत की राजनीति को तो पूरा बदल के रख देते हैं। मुगलों और दक्कन के जो रिश्तों पे असर पड़ता है वो भी मराठा साम्राज्य के वजह से काफी मतलब असर पड़ रहा होता है उनका। ठीक है, अब ये जो रिश्ता था मुगलों का और दक्कन के जो राज्य थे वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि मुगलों का भी पतन हो रहा होता है और मराठा भी जो है वो शक्ति के रूप में, एक नई शक्ति के रूप में उभर रहे होते हैं। ठीक, खुद मुगलों की जो राजनीति होती है वो भी मराठाओं के मतलब अधीन आने लगती है, क्योंकि वहां पे वो किंग मेकर की भूमिका निभाने लगते हैं दिल्ली के अंदर। ठीक है, और ये वहां की राजनीति को प्रभावित करने लगते हैं। सबसे ज्यादा इनका महत्व इस बात में है कि जब अंग्रेज अपना पैर फैला रहे थे, जब उन्होंने बंगाल को विजय कर लिया था और अवध पे मतलब अवध पे भी लगभग कब्जा कर ही लिया था 1765 का, अगर आप युद्ध देखते हैं, ठीक है, बक्सर का, तो उसके बाद जो है हालत खराब हो जाती है। ठीक, और अंग्रेज जो है वो मजबूत होने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बस एक ही शक्ति बचती है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, जो अंग्रेजों को चुनौती दे रही होती है, वो होती है मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा शक्ति। तो दक्षिण के दूसरे राज्यों में मराठा सैनिक और अधिकारी काम कर रहे थे, उन्होंने मराठा प्रशासन और सेना को भी एक नया रूप दिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 18वीं सदी के बीच। ठीक है, तो 18वीं सदी के बीच तक ये मराठा इतने ताकतवर हो गए थे कि लाहौर तक पहुंच गए थे, लाहौर तक। ठीक है, दिल्ली में तो इनका पहुंच था ही, उसके बाद ये लाहौर तक पहुंच गए थे। उनका सपना था कि पूरा हम जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उस पे हम लोग राज करें। मुगल दरबार में भी उनकी खूब चलती थी, मैंने जैसा बताया कि किंग मेकर की भूमिका में वहां पर थे। ठीक, लेकिन जब 1761 का दौर आता है, ठीक है, 1761 का दौर आता है जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। ठीक है, तब मराठा के लिए जो है यहाँ से जो मतलब दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अहमद शाह अब्दाली से जो है मराठा हार जाते हैं। ठीक है, और काफी भारी नुकसान उठाते हैं। ठीक, लेकिन मराठा फिर भी हार नहीं मानते, वो फिर से खुद को संगठित करते हैं और अपनी ताकत जो अभी तक थी उसको फिर से वापस पाते हैं। 10 साल के अंदर ही भारत में फिर से एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर जाते हैं। इन सब में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो बाजीराव प्रथम का आता है। 1720 से 1740 जो है इनका कार्यकाल था। ठीक है, पानीपत की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और शाह आलम द्वितीय के संरक्षक बने हुए थे मराठा, उनके बीच हुआ था। ठीक है, तो ये तो तीसरी लड़ाई थी। दूसरी और पहली लड़ाई जो है पानीपत की हुई थी किसके बीच? तो पहली लड़ाई हुई थी अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, 1526 में। उसके बाद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक, उसके बाद जो दूसरी लड़ाई होती है वो अकबर और हेमू के बीच होती है। ठीक है, तीसरी लड़ाई जो होती है वो अब्दाली और
मराठाओं के बीच होती है। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे पेशवा की। ठीक है, किसकी? बाजीराव प्रथम की। तो सबसे महान शासक जो है वो पेशवाओं में सबसे महान शासक थे ये मराठा साम्राज्य के अंदर। इन्होंने तेजी से फैलती हुई मराठा शक्ति को एक सिस्टम में बांधा और मराठा सरदारों का एक संघ बनाया, ताकि सेनापति दाभोली जो थे उनके नेतृत्व में मराठा क्षत्रिय वर्ग जो है वो मतलब संतुष्ट रह सके। ठीक है, उनको संतुष्ट रखा जा सके, उन पर कंट्रोल रखा जा सके। लेकिन एक बात आपको पता है कि मतलब पेशवा जो थे वो खुद ही ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। ठीक, अब बात करते हैं उन मराठा परिवारों की जो इस दौर में बहुत ताकतवर बन के उभरे। ठीक है, तो उसमें नाम आता है पहला बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और पुणे में जो पेशवा थे जो सबके मुखिया माने जाते थे, वो सब जो है इस दौर के ताकतवर परिवार जो है ग्रुप बन के उभरे थे। अब बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम के समय तो संघ जो है बड़े प्यार से काम कर रहा था, जो संघ बनाया गया था। ठीक है, बाजीराव प्रथम के टाइम पे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब तीसरी लड़ाई हो जाती है पानीपत की, उसके बाद जो है सारा कुछ बदल जाता है। राजनीतिक परिदृश्य या सिनेरियो कहें तो मराठा साम्राज्य के अंदर अब बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक और झटका लगता है 1772 में। 1772 में जो युवा माधवराव होते हैं, ठीक, पेशवा माधवराव प्रथम, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु जैसी ही होती है तो पेशवाओं का संघ जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। जो संघ बनता है वो पेशवाओं का उन पे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक, अब वो कंट्रोल जो है धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। कभी कभार क्या होता है कि जो संघ के सरदार होते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा होते हैं, जैसे 1775 से 82 में हुए। ठीक, लेकिन ज्यादा से समय वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्षेत्र पे कब्जा करने लगते हैं। अब आते हैं उस मोड़ पर जब अंग्रेजों की एंट्री होती है इसके अंदर। मराठा राजनीति में अंग्रेजों का जब प्रवेश होता है, तो जब अंग्रेज इस पूरी कहानी में एंट्री मारते हैं तो वो 18वीं सदी के आखिरी और 19वीं सदी का शुरुआती दौर होता है। 50 साल आप समझिए कि 50 साल का जो फेज होता है उसमें अंग्रेजों और मराठाओं के बीच जो है ना 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। ये लड़ाइयां इसलिए हुई क्योंकि दोनों ताकतें भारत में सबसे ऊपर यानी सर्वोच्च सत्ता जो है बनाने के चक्कर में थी, अपने आप को सर्वोच्च बनाना चाहती थी। अंग्रेजों की बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा और मराठों के आपस के झगड़े ने इन युद्धों को जन्म दिया था। असल में जब मुगल बादशाह कमजोर पड़ने लगे तो मराठों ने सोचा कि दिल्ली पर कब्जा करके अपनी ताकत बढ़ा ले। दूसरी तरफ अंग्रेज भी खुद को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखना चाहते थे। इसी वजह से दोनों में टक्कर होनी ही थी और इसी टक्कर ने 3 बड़े युद्धों को जन्म दिया। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। ठीक है, ये होता है 1775 से लेके 1782 तक। ठीक है, जब तक संघ काम कर रहा होता है। ठीक, तो इस समय ये युद्ध होता है। ठीक है, अंग्रेजों को मराठाओं के मामलों में दखल देने का मौका तब मिल जाता है जब मराठा संघ के मुखिया यानी पेशवा के पद के लिए आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है तो अब उनका बेटा नारायण राव जो है वो अपने चाचा यानी रघुनाथ राव के षड्यंत्र के कारण जो है वो मारे जाते हैं, मतलब उनके षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं। अब रघुनाथ राव जो है खुद को पेशवा बनाना चाहते हैं। नारायण राव की भी मृत्यु हो जाती है। अब रघुनाथ राव जो है पेशवा तो बन जाते हैं क्योंकि नारायण राव रहे नहीं। ठीक है, कोई भी उत्तराधिकारी रहा नहीं। लेकिन अब उनके जो है मतलब करीबी जो रहते हैं नाना फडणवीस, उनके नेतृत्व में लोग वहां के क्या करते हैं, इस दावे को चुनौती दे देते हैं। रघुनाथ राव जो अपने आप को पेशवा बनाते हैं उस दावे को चुनौती दे देते हैं। ठीक है, तो नारायण राव की मृत्यु मतलब मौत के बाद उनकी पत्नी जो थी गंगाबाई, ठीक, उनसे जो एक बेटा पैदा होता है उसको ये लोग पेशवा बना देते हैं। ठीक, कौन? नाना फडणवीस। ठीक, और इसको हटा देते हैं, रघुनाथ राव को हटा देते हैं पेशवाई से। अब इसी दौरान होती है सूरत की संधि। ठीक है, सूरत की संधि होती है। देखिए, जब रघुनाथ राव पेशवा बनने में फेल हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अंग्रेजों से जाके हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, और करते हैं क्या, सूरत की संधि करते हैं। तो ये कौन कर रहे हैं? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हो रहा है सूरत की संधि। ठीक है, 1775 में होता है, 6 मार्च 1775 अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि करते हैं। इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सालसेट, ठीक है, जो जगह है, और बेसिन के इलाके और सूरत और भरूच जिलों से जो टैक्स का हिस्सा है वो देने का
मतलब वादा करते हैं, ठीक, किसको, अंग्रेजों को। बदले में अंग्रेज क्या देते हैं, अंग्रेज जो है वो रघुनाथ राव को 2500 सैनिक टुकड़ी देते हैं ताकि वो फिर से पेशवा बनने का जो दावा है उसको पेश कर सके, जाके चुनौती दे सके, ठीक। लेकिन ये सब खत्म, यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अब 1777 आता है, ठीक है, 75 के बाद 1777। 1777 में क्या होता है कि नाना फड़नवीस जो है वो फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह बनाने की इजाजत देकर कलकत्ता परिषद यानी अंग्रेजों के साथ अपनी संधि जो है वो तोड़ देते हैं। अंग्रेजों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने पुणे में जो है सेना भेज दी। अब पुणे में सेना तो भेज दी, लेकिन इस बात को आंका नहीं कि कितने ताकतवर हैं अभी मराठा, ठीक। तो पुणे में मराठा और अंग्रेजों की सेना के बीच आमना सामना होगी। इस लड़ाई में मराठों का नेतृत्व जो है वो महादजी सिंधिया ने किया। मराठों ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया और आखिरकार जनवरी 1779, ठीक है, 1779 का एक टाइम आता है जनवरी का, 2 साल बाद आत्मसमर्पण जो है करना पड़ा अंग्रेजों को और वरगांव की संधि हुई। इसी के तहत वरगांव की संधि हुई, अंग्रेजों को ये संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत जो है बॉम्बे सरकार को, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, को 1775 से जो अंग्रेजों द्वारा जीते गए सभी इलाके थे वो फिर से 1779 में मराठाओं को देना पड़ा वापस। अब बंगाल में बैठा जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो इस संधि को बिल्कुल भी मंजूर नहीं करते हैं, ठीक है। उसने क्या किया कि उसने फिर से कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना फिर से भेजी, ठीक है। अब गोडार्ड ने फरवरी 1779 में, जनवरी में ये सब संधि होती है, फरवरी में फिर से 1779 में अहमदाबाद पर कब्जा कर लेता है गोडार्ड और फिर दिसंबर 1780 में बेसिन पर कब्जा कर लेता है। आखिरकार फरवरी 1781 का टाइम आता है जिसमें जनरल केम के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सिपरी पे और सिंधिया, मतलब सिपरी में क्या करती है, कब्जा कर लेती है और सिंधिया को हरा देती है वहां पे, ठीक है। अब इसके बाद होता है क्या, इसके बाद होता है सालबाई की संधि, ठीक। जब हार जाते हैं कौन, सिंधिया हार जाते हैं, ठीक है, सिपरी में, किसके नेतृत्व में, जनरल केम के नेतृत्व में, ठीक है। तब होता है 1782 में सालबाई की संधि। अब सालबाई की संधि में क्या होता है, देखिए, हार के बाद सिंधिया जो है वो मतलब पेशवा और अंग्रेजों के बीच में एक नई संधि का प्रस्ताव रखते हैं। इस संधि में युवा माधव राव को पेशवा के रूप में मान्यता देने, ठीक, और रघुनाथ राव को पेंशन देने की बात कही गई थी, ठीक है। मतलब अब रघुनाथ, जो माधव राव थे उनको आप पेशवा मानिए और रघुनाथ राव को अब हटाइए और उनको पेंशन पे भेज दीजिए, ठीक है। तो इस बात को कौन मानते हैं, अंग्रेज को मानने के लिए कहा जाता है। मई 1782 में यह संधि हुई जिसे सालबाई की संधि से के नाम से जाना जाता है। इस संधि को जून 1782 में, मतलब मई में हुई और अगले महीने जून में, ठीक है, हेस्टिंग्स जो है और फरवरी 1783 में यानी अगले साल फड़नवीस दोनों जो है मंजूरी दे देते हैं सालबाई की संधि को। इस संधि के तहत सिंधिया को उसके सभी इलाके वापस मिल गए और दोनों पक्षों के बीच, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सालबाई की संधि, दोनों पक्षों के बीच जो है वो 20 साल यानी अगले 20 साल तक शांति बनाए रखने की बात कही गई। इस तरह पहले आंग्ल मराठाई जो युद्ध था उसका अंत हुआ, ठीक। चलिए, तो संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप, वही चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक सिनेरियोज मैंने यहाँ पे मतलब चीजें जो है उसको एक रॉ में जो है सजा दिया है, बाकी कुछ नहीं। मोटा मोटा आप ये समझिए कि शांति दोनों के बीच हो जाती है और 20 साल के लिए होती है और जो रघुनाथ राव होते हैं उनको पेंशन पे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यही बात है मोटा मोटी सालबाई की संधि के बीच, ठीक है, जिसको मान्यता जो है हेस्टिंग्स 1782 में देता है जून में और फरवरी 1783 में फड़नवीस जो है संरक्षक होते हैं नारायण राव के, ठीक है, उनकी पत्नी के, गंगाबाई के, मतलब पेशवा की जगह जो, मतलब अभी पेशवा जो है वो बच्चा ही है, अभी वो जो है वो वयस्क नहीं है, वो अभी उनके हाथ में राजपाट नहीं है, तो नाना फड़नवीस उनकी जगह नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो वो फिर मान्यता देते हैं उनके जगह, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, संधि का महत्व वही है, ठीक। अब संधि के महत्व पे हम कुछ बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब इस संधि का महत्व जो है वो ये है कि अंग्रेजों को इस संधि से 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, वो हैदर अली को अकेला करने में, अब देखिए ये वही टाइम है 1782 का टाइम आप देख रहे हैं जो मतलब स्टार्ट है, उधर मैसूर से युद्ध स्टार्ट है, ठीक है, मतलब दूसरा तीसरा युद्ध चल रहा होता है, दूसरा नहीं, दूसरा ही युद्ध चल रहा होता है, ठीक।
तो उधर क्या होता है कि इस संधि से क्या होता है कि हैदर अली मैसूर का शक्तिशाली शासक जो था वो अंग्रेजों का दुश्मन भी था, ठीक है, तो वो अकेला पड़ जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि सॉल्सेट का इलाका मिल जाता है अंग्रेजों को, जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस संधि से युद्ध से पहले वाली स्थिति तो बन गई, लेकिन कंपनी को काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा, ठीक है। कंपनी को मैसूर के मामलों में पूरी आजादी मिल गई, दूसरी तरफ कंपनी को मराठाओं की ताकत का भी अंदाजा हो गया और अगले 20 सालों तक दोनों पक्षों के बीच शांति बनी रही। अब आता है वो टाइम जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ठीक। और ये जो टाइम पीरियड है वो है 1803 से लेके 20 वर्षों तक कुछ नहीं होता है, ये देखिए आप, ठीक। 1803 से लेके 1805 जो है ये युद्ध चलता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो ये युद्ध जो है मुख्य रूप से लॉर्ड वेलेस्ली के फ्रांसीसियों को भारत से बाहर करने की कोशिश का नतीजा था। वेलेस्ली जो है वो 1798 में गवर्नर जनरल बन के आता है। कब आता है? 1798 में। ये सब बातें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वेलेस्ली 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसका मानना था कि फ्रांसीसियों से होने वाला जो नुकसान है उससे तभी बचा जा सकता है जब पूरे भारत को, यानी जितने भी राज्य हैं उनको सैनिक सहायता के लिए किस पे निर्भर होना पड़े? अंग्रेजों पे। इसी के लिए वो क्या लेके आता है? एक नीति लेके आता है जिसका नाम होता है सहायक संधि, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। तो इस नीति को तैयार करता है। इस संधि के तहत क्या होता है कि भारतीय राजाओं को अपनी सेना भंग करनी होती है और अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती है, ठीक है। बदले में अंग्रेज क्या करते हैं? उनकी सुरक्षा का वादा करते हैं। शुरू में मराठाओं ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन मराठा राजनीति के जो बड़े रणनीतिकार थे नाना फडणवीस, उनकी मृत्यु हो जाती है मार्च 1800 में। तो अब उनकी मृत्यु के बाद जो है कोई भी वेलेस्ली के इस प्रस्ताव को ठुकराने वाली ताकत अब मराठा साम्राज्य में नहीं रह जाती है। तो अब क्या होता है? अब नाना के कंट्रोल से, यानी नाना फडणवीस के कंट्रोल से अब जो पेशवा जो रहते हैं बाजीराव द्वितीय, वो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों में क्या करते हैं, मतलब उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। तो अब क्या करते हैं कि मराठा सरदारों में वो झगड़ा लगवा देते हैं, लेकिन इसका उल्टा असर उन्हीं पे पड़ जाता है, ठीक है। उन्हीं पे भारी पड़ जाता है उनकी चाल। तो दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर जो है, कुछ इतिहासकार के अनुसार यशवंत राव होलकर भी कहते हैं जसवंत राव होलकर को, दोनों ही पुणे में अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, ठीक है। इसमें सिंधिया कामयाब रहते हैं, बाजीराव पर सिंधिया का दबदबा बन जाता है। अप्रैल 1801 का महीना आता है जिसमें पेशवा ने क्या किया कि जसवंत राव होलकर के भाई विट्ठोजी की हत्या करवा दी, ठीक है, विट्ठोजी। अब होलकर को इस पे बहुत गुस्सा आ गया, उसने जो है पुणे पर हमला कर दिया और क्या किया, पेशवा और सिंधिया की जो सेना थी उसको हरा दिया और पुणे पर कब्जा कर लिया। अब बाजीराव द्वितीय जो है वहां से भाग के कहाँ चले गए? बेसिन चले गए और बेसिन में कर ली उन्होंने संधि, किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। तो इसी बेसिन की संधि को कहते हैं, मतलब बेसिन की संधि कहते हैं, जो 1802 में हुआ था, ठीक है। तो अंग्रेजों के साथ ये संधि कर लेते हैं बाजीराव द्वितीय, ठीक। अब इस संधि के तहत क्या है, तो उस समय जो तत्कालीन गवर्नर रहता है, ठीक है, कौन? वेलेस्ली 1803 में होलकर के कब्जे से पुणे को फिर से छुड़ा लेता है, ठीक है, संधि के तहत। अब पेशवा को उसका राज्य जो है वापस दे देता है। 1804 में क्या होता है, जसवंत राव होलकर जो है वो भारतीय राजाओं की एक संयुक्त सेना बनाता है और अंग्रेजों के खिलाफ फिर से आता है युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाता, फिर से हार जाता है और फिर से वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये कोशिश जो है उसकी नाकाम हो जाती है। तो दूसरा जो युद्ध होता है मराठा शक्ति और अंग्रेजों के बीच, वो भी समझिए कि उससे जो है बहुत नुकसान होता है मराठा शक्ति को, और मराठा शक्ति भले ही कम, मतलब खत्म नहीं होती है, लेकिन कमजोर जरूर पड़ जाती है बहुत ज्यादा। अब हम लोग बात करते हैं बेसिन की संधि के तहत जो शर्तें रखी गई, ठीक है, उसके बारे में। तो पहला शर्त था कि पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार कर लिया और पुणे में भारतीय और अंग्रेजी पैदल सैनिकों को रखने की बात मान ली, यानी कि सब्सिडियरी अलायंस के अंदर आ गए। दूसरा शर्त क्या है, गुजरात, ताप्ती नदी, नर्मदा के बीच जो प्रदेश है और तुंगभद्रा नदी के पास जो सभी इलाके हैं, उसकी आय लगभग 26 लाख थी उस समय। तो पेशवा जो है ये आय क्या करेगा, कंपनी को दे देगा, ठीक। अब कंपनी को सूरत शहर भी दे दिया जाता है, ठीक। तीसरा शर्त ये रहता है। चौथा शर्त ये है कि दूसरे राज्यों से जो संबंध बनाने के सारे अधिकार हैं वो अब कंपनी के अधीन होंगे, पेशवा के अधीन नहीं होंगे, ठीक। मराठा साम्राज्य के बेस पे अब कौन करेगा, अंग्रेज करेगा ये, मतलब इस तरह की जो जिसको क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, ठीक। पांचवा शर्त ये रहता है कि जो निजाम से अब तक चौथ वसूल रहे थे, एक तरह का टैक्स होता है, उस पे अपना अधिकार आपको छोड़ना होगा, क्योंकि निजाम जो है वो अंग्रेजों के
पक्ष में होता है, ठीक है, अंग्रेजों का दोस्त बन जाता है और गायकवाड़ के खिलाफ युद्ध न करने का वादा करना होगा। ठीक, तो ये हो गया। छठा शर्त रहता है कि अंग्रेज विरोधी दूसरे यूरोपीय जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको अपनी सेना में नहीं रखना है और जो सेना में है उनको निकाल देना है। ठीक, तो इसको भी मानना पड़ता है। सातवां शर्त ये रहता है, निजाम और गायकवाड़ शासकों के साथ झगड़ों में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार करना। अगर कभी झगड़ा होता भी है तो कंपनी बीच बचाव करेगी, तो उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती है। अब क्या है, पेशवा द्वारा जो है वो सारी बातें स्वीकार कर ली गई थी। इस संधि से अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता को खो दिया था। ठीक है, जबकि अंग्रेज अब पुणे में सबसे ऊपर की स्थिति में जाके बैठ गए थे। पेशवा जो मराठा परिसंघ का मुखिया था, अंग्रेजों पर निर्भर हो गया था और दूसरे मराठा सरदारों ने भी इस पद की गरिमा को कम करके आंका। ये सब अंग्रेजों ने बिना किसी बड़े और लंबे युद्ध के हासिल कर लिया था। समझिए, कंपनी की एक और बड़ी उपलब्धि ये थी कि वो हर उस मामले में मध्यस्थ बन गई जिसमें भविष्य में पेशवा के शामिल होने की संभावना थी। इसके साथ ही वेलेस्ली का एक और मकसद जो है पूरा हो गया कि मराठों ने निजाम को परेशान करना बंद कर दिया जो कंपनी के संरक्षण में थे। यह सच है कि बेसिन की संधि ने कंपनी को पूरा यानी भारत थाली में सजाकर नहीं दिया, फिर भी इस दिशा में एक बहुत बड़ा जो है ये महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, अंग्रेजों के लिए। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे आंग्ल युद्ध की, आंग्ल और मराठा युद्ध की। ठीक, जो होता है 1817 से लेके 1819 तक। ठीक, चलिए, तो आंग्ल मराठा टकराव के तीसरे और आखिरी चरण में हम लोग चलते हैं, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ठीक के आने के बाद शुरू हुआ। 1805 के बाद मराठों को जो शांति के साल मिले थे, उनका इस्तेमाल उन्होंने खुद को मजबूत करने के बजाय आपस के झगड़ों में बर्बाद कर दिया। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों जो कि अनियमित सैनिक थे और लूटपाट करते थे के खिलाफ अभियान चलाया, जिससे मराठाओं के प्रभुत्व को चुनौती मिली। इसीलिए दोनों दल आमने सामने आ गए। इस अभियान के दौरान जो है हेस्टिंग्स ने पेशवा, सिंधिया और भोसले को अपमानजनक संधियां करने पर मजबूर कर दिया। मजबूर होकर मराठों ने अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आखिरी कोशिश की। आखिरी कोशिश में दौलत राव सिंधिया, नागपुर के अप्पा साहिब, मल्हार राव होलकर द्वितीय ने युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन अंग्रेजों ने पेशवा को खड़की में, ठीक है, भोसले को सीताबर्डी में और होलकर को महीदपुर नामक स्थान पर हरा दिया। इसके साथ ही अंग्रेजों की जो शक्ति को नष्ट करने के मराठों के सपने थे उसको चकनाचूर कर दिया। मराठाओं के तीसरे और आखिरी युद्ध ने मराठा शक्ति को लगभग खत्म कर दिया। अब मराठा साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो। बाजीराव द्वितीय के पुणे के प्रदेश को कंपनी में मिला लिया गया। दूसरे मराठा राज्य जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ की जो राजनीतिक और सैनिक शक्ति थी उसमें कटौती कर दी गई। उन्हें अंग्रेजों की देखरेख में शासन करने का अधिकार मिला। इस तरह मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेजों ने अपने इलाके विस्तार कर लिए। तो असल में 19वीं सदी की शुरुआत में वो सभी भारतीय शक्तियां जो मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर खड़ी हुई थी और अपनी सत्ता और शक्ति स्थापित करने की कोशिश में लगी थी, अंग्रेजों के द्वारा हार गई और अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरे। ठीक, अब बात करते हैं मराठा शक्ति के पराजय की, कारणों की। ठीक है, तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इतनी ताकतवर मराठा शक्ति आखिर क्यों हार गई। छत्रपति शिवाजी ने जिस मराठा शक्ति की नींव रखी थी और बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव जैसे पेशवाओं ने जिसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, वो मराठा शक्ति 2 सदियों तक भी कायम नहीं रह सकी। जब पेशवाओं ने मराठा शक्ति को चरम पर पहुंचाया था, उस समय मुगल कमजोर पड़ रहे थे और भारत की कोई और शक्ति मराठों के आसपास भी नहीं दिख रही थी। अचानक अंग्रेजों ने भारत में विस्तारवादी नीति अपनाई और उनकी इस नीति का शिकार जो है मराठा शक्ति भी बनी। मराठों के पतन के कई कारण थे, कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी कारण थे। ठीक है, तो मराठा राज्य भारतीय राज्यों में सबसे शक्तिशाली थे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनमें आपस में अविश्वास और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की भावना जो है वो बढ़ने लगी थी। ठीक है, ठीक, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, और जिसके कारण उनका कई राज्यों में विभाजन हो गया। इस तरह मराठा साम्राज्य जो है कई स्वतंत्र राज्यों का एक संघ बन गया।
संघ की जितनी भी इकाइयां थी उन सब के इलाके और अधिकार अलग अलग थे। मराठों के सरदार जैसे पेशवा, होलकर, सिंधिया, भोसले वगैरह जो है अक्सर आपस में क्या करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। उनमें एकता की बिल्कुल कमी थी। नतीजा ये हुआ कि मराठा संघ बहुत कमजोर पड़ गया। अब दूसरा हम देखेंगे आर्थिक संगठन, ठीक है, दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें है मराठा साम्राज्य के आर्थिक संगठन में कमियों के कारण भी मराठों का पतन तय था। किसी मजबूत अर्थव्यवस्था के बिना आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना मुश्किल होता है और पैसे की कमी किसी भी देश का राजनीतिक उत्थान और विकास संभव नहीं है पैसों के बिना। तो मराठों की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि मराठा जो महाराष्ट्र की जो बंजर जमीन थी वहां खेती नहीं हो सकती थी, अच्छी खेती होती भी नहीं थी और न ही वहां व्यापार चल सकता था, जिससे मराठों को चौथ पर निर्भर रहना पड़ता था। नहीं, एक तरह का जो टैक्स था जो बगल के राज्य से लिया जाता था उसी पे निर्भर थे। यही कारण है कि पड़ोसी राज्य उनसे हमेशा नाखुश रहते थे और संकट के समय मराठों की मदद करने से इनकार कर देते थे। अब तीसरा आप देखेंगे विकेंद्रीकरण। शिवाजी की मौत के बाद मराठों में जागीर देने की प्रथा फिर से शुरू हो गई थी, जिसे पाने के लिए मराठा सरदार जो है लगातार संघर्ष करते रहते थे। दुर्भाग्य से 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अहल्याबाई, तुकोजी, माधवजी, नाना फडणवीस जैसे योग्य मराठा नेताओं की मौत के बाद उनकी जगह पेशवा द्वितीय, बाजीराव, दौलतराव, सिंधिया, यशवंतराव होलकर जैसे स्वार्थी और अदूरदर्शी लोगों ने ले ली। इन सब के बीच आपसी झगड़े, प्रतिस्पर्धा के कारण मराठा साम्राज्य जो है विकेंद्रीकृत हो गया और फिर ढह गया। अब चौथा कारण देखेंगे तो आर्थिक विषमता। ठीक, इसमें क्या है, मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि उन्होंने कभी आर्थिक विकास पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि आर्थिक संकट आने पर लूटपाट किया करते थे। ऐसी सरकार न तो जनता से सहानुभूति पा सकती थी और न ही सहयोग। ऐसी व्यवस्था में मराठों का पतन होना ही था। मराठों का आर्थिक प्रबंधन भी ठीक नहीं था। वे न तो आर्थिक ढांचे को मजबूत बना पाए थे और न ही शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सफल हुए थे। उन्होंने प्रजा को शिक्षित करने का कोई प्रयास नहीं किया और प्रजा की सुख सुविधाओं का भी उन्हें कभी ख्याल ही नहीं आया। ठीक, अब पांचवा देखेंगे दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। मराठों का सैन्य जो संगठन था वो भी दोषपूर्ण था। ठीक है, यानी अच्छा नहीं था। एक तो उन्होंने अपनी पुरानी सैनिक प्रणाली और छापामार रणनीति को छोड़ दिया था। दूसरी ओर यूरोपीय आधार पर वैज्ञानिक संगठन बनाने में वो पूरी तरह असमर्थ थे। हालांकि कई मराठा सरदारों ने यूरोपीय रणनीति में माहिर कई यूरोपीय खासकर फ्रांसीसी अफसरों को अपने यहाँ नियुक्त किया था। पश्चिमी युद्ध प्रणाली को खुद में दक्ष करने के लिए कोशिश की थी, फिर भी उनका यह संगठन अंग्रेजों की तुलना में हमेशा कमतर ही रहा। ठीक, अब छठा देखेंगे उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। देखिए, मराठाओं में आपसी दुश्मनी थी, झगड़े और ईर्ष्या द्वेष कारण एकता बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, जिससे उनमें उग्र राष्ट्रीयता का अभाव फैल गया था। दूसरी ओर अंग्रेजों में एकता थी, उच्च कोटि की सैनिक शक्ति थी, उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी, मतलब अपने देश के प्रति जो होता है ना लगाव वो। ठीक, अब हम देखेंगे सातवां आत्मनिर्भरता का अभाव। मराठा सरदार आमतौर पर अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर रहते थे। इसी आत्मनिर्भरता की कमी के कारण मुट्ठी भर अंग्रेजों से भी मराठों को हारना पड़ता था। मुख्य रूप से फ्रांसीसियों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन कभी भी मौके पर फ्रांसीसियों ने उन्हें पर्याप्त मदद नहीं दी। ठीक, अब देखेंगे आठवां सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव। ठीक, तो मराठा साम्राज्य में मजबूत और सुव्यवस्थित शासन का अभाव था। इसके पतन का एक मुख्य कारण ये भी है, मराठाओं ने अपनी जीते हुए जो इलाके थे वहां पर प्रशासन पर कभी ध्यान नहीं दिया। आम जनता की खुशी, सुरक्षा, तरक्की के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत अपनी आय का मुख्य साधन जो है लूट मार, चौथ और सरदेशमुखी को बनाए रखा। मौका मिलते ही वे अपने पड़ोसियों को और दूसरे सरदारों के राज्यों में लूटपाट करते थे। इस तरह वे न तो जीते हुए प्रदेशों में शांति व्यवस्था स्थापित कर पाए और न ही जनता की सहानुभूति हासिल कर पाए। ठीक है, अब नौवां देखेंगे योग्य नेतृत्व का अभाव था। किसी भी साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने और स्थिरता लाने के लिए योग्य नेतृत्व का होना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से 18वीं सदी के उत्तरार्ध में महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई, पेशवा माधवराव, तुकोजी, होलकर जैसे योग्य मराठा नेताओं की मौत हो गई। उनके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया और यशवंतराव होलकर जैसे अदूरदर्शी, अयोग्य और स्वार्थी नेताओं का जो है मराठों में
सरदार मतलब वो बन बैठे। ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। उन्होंने कभी संगठित होकर अंग्रेजों से टक्कर नहीं ली। इस तरह एक ओर मराठों के ऐसे अयोग्य नेता थे तो दूसरी ओर अंग्रेजों को मैल्कम, आर्थर वेलेस्ली, जनरल लेक और लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे योग्य व्यक्तियों का नेतृत्व प्राप्त था, जिनके सामने स्वार्थी मराठा सरदारों का टिकना बहुत मुश्किल था, असंभव था। ठीक है, अब 10वां देखेंगे तो अंग्रेजी शक्ति की श्रेष्ठता तथा सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था। तो अंग्रेजों मराठों से कूटनीतिक, सैन्य शक्ति और राजनीतिक चालों में श्रेष्ठ थे। अंग्रेज जो है मराठों से कूटनीति के मामले में बहुत आगे थे। कंपनी के गुप्तचर मराठा सैनिक शक्ति मराठों के घरेलू झगड़ों और आपसी संबंधों की जानकारी अधिकारियों तक पहुंचा देते थे। इसके विपरीत मराठे अंग्रेजों की गतिविधियों से पूरी तरह अनजान रहते थे। ऐसी स्थिति में मराठों की हार लगभग निश्चित थी। और इसी तरह 11वां देखेंगे तो असहयोग। मराठा पेशवाओं ने साम्राज्य विस्तार के क्रम में अनेक दोषपूर्ण नीतियां अपनाई, जिसके कारण उन्हें अन्य भारतीय राजाओं जनता का सक्रिय सहयोग नहीं मिला। अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए मराठा सरदार शासकों की आज्ञा पर पड़ोसी राज्यों में लूटपाट और कोहराम मचा देते थे। अपने अभियान के समय वह इस बात का जरा भी ख्याल नहीं रखते थे कि यह हमारे पड़ोसी और विषम परिस्थितियों में हमें सक्रिय सहयोग दे सकते हैं। मराठाओं ने हिंदुओं और मुसलमानों को समान रूप से जो है नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, इसीलिए जब जब उन पर संकट आया तब तब किसी भी पड़ोसी ने उन्हें सहयोग नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब नादिर शाह के आक्रमणों से बचने के लिए बाजीराव प्रथम ने एक संयुक्त मोर्चा गठित करने की कोशिश की तो उस समय वो असफल रहे, सफल नहीं हुए। फिर अहमद शाह अब्दाली ने जब मराठों का विनाश करना शुरू किया तो कोई भी शक्ति उनके बचाव के लिए आगे नहीं आई। मराठों ने मैसूर के शासक तथा हैदराबाद के निजाम को अपना शत्रु समझा। यदि उन दोनों राज्यों को अपना मित्र बनाकर मराठा अंग्रेजों से मुकाबला करते तो वे अपनी शक्ति को और ज्यादा मजबूत कर पाते। मराठा साम्राज्य का पतन नहीं होता। राजपूत राज्यों के साथ मराठा शासक हमेशा कठोर व्यवहार करते थे और उनकी जनता को हमेशा लूटते खसोटते थे। इसीलिए राजपूतों ने उन्हें उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। ठीक है, और लास्ट देखेंगे उच्चादर्श। ठीक है, यानी उच्च आदर्श का अभाव। ठीक, मराठे राष्ट्रीय भावना से तो प्रेरित थे पर उनमें उच्च विचारों, बंधुत्व, सहयोग और उच्च आदर्शों का बिल्कुल अभाव था। उन्होंने कभी भी संपूर्ण भारतीयों को भाईचारे की भावना से नहीं देखा। हिंदू हो या मुसलमान, सभी को दबाने की प्रवृत्ति मराठों की जो है एक बड़ी कमजोरी थी। मराठों ने साम्राज्यवाद की ऐसी नीति अपना ली थी जिसमें केवल विस्तार ही दिखता था। उनमें साम्राज्य के लिए व्यवस्थित आर्थिक एवं प्रशासनिक तंत्र का बिल्कुल अभाव था। ठीक है, मराठा शासकों ने न तो खुद अपना आदर्श निर्धारित किया और न ही अपनी जनता के समक्ष आदर्श रखे। मराठा शासकों और सरदारों को लूट खसोट से कभी फुर्सत नहीं मिलती थी, इसीलिए उनके सामने कोई आदर्श नहीं था। तो मराठा साम्राज्य जो है उसी पतनशील समाज का प्रतिनिधित्व करता था जिसका मुगल साम्राज्य कर रहे थे। मुगलों की भांति ही मराठे भी राजस्व वसूली तक ही सीमित रहे और नवीन अर्थव्यवस्था के निर्माण पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सेना नायकों का पारस्परिक मतभेद और एक दूसरे की परिसंपत्तियों की अवहेलना, उनकी अलग योजनाएं, अपनी दोषपूर्ण नीतियों से सहयोगियों की संख्या में कमी लाना। ठीक है, पर्वतीय युद्ध और सैन्य नीति ने मराठों के पतन में अहम जो है भूमिका निभाई। ठीक, तो बेसिकली यही था डिस्कशन। ठीक है, मराठों के पतन का। ठीक है, आंग्ल मराठा संघर्ष की पूरी कहानी यही थी। एकदम आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आई, लेकिन फिर से आप सुन लेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।